हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर, अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने याद करने के क्रम को और आगे बढ़ाना है, अपनी क्षमताओं में वृद्धि करना है और अंततः अपने लक्ष्य को, जो कि 2026 प्रीलिम्स पर को पास करके ही प्राप्त होगा, वहां तक पहुंचना है। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए इस यात्रा में हम आज दो छोटे छोटे से अधिनियम पढ़ने वाले हैं। पहला, गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 और दूसरा वन अधिकार अधिनियम 2006। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है, 2004 में बनाया गया एक कानून, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम। पहले तो ये क्लियर हो कि यहाँ शब्द गो यूज किया जा सकता था, गाय के लिए गाय यूज किया जा सकता था, लेकिन गोवंश शब्द क्यों यूज किया गया है? क्योंकि वे केवल गाय को संरक्षण नहीं देना चाहते, गाय के साथ बैल को और उसके बछड़े को भी संरक्षण देना चाहते हैं। मतलब गाय के पूरे वंश को मारने पर अपराध घोषित करने के लिए बनाया गया कानून है ये। आपको याद रखना है, राज्यपाल की अनुमति मिली थी 26 मार्च 2004 को। कब मिली थी? 26 मार्च 2004 को। अब आपका दिमाग खराब हो सकता है कि सर इतनी पुरानी चीज आज क्यों पढ़ा रहे हैं। 2022 में 23 में जाकर इसमें संशोधन होता है और एमपीपीएससी 2025 के जो पेपर्स हैं उनमें इससे प्रश्न उठाती है, इसलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है। इसका प्रकाशन की तिथि या लागू होने की तिथि आपको 3 दिन बाद की याद रखनी है। 26 मार्च के बाद 29 मार्च 2004 याद रखेंगे आप लोग। दोनों ही तारीखें बहुत आसान है, 24 मार्च 26 मार्च 29 मार्च 2004। कैसे आसान हो जाता है ये? देखो, 26 मत याद करो, 29 मत याद करो, लेकिन अगर आप 2004 के बीच का ये जीरो हटा दो तो ये 24 बनता है। बस 24, 26, 29, अब इस तरीके से ये याद हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा याद करना। गोवंश शब्द में ये नर और मादा दोनों को सम्मिलित करता है। अब कितनी नॉर्मल सी बात है, लेकिन एमपीपीएससी एक नंबर देता है इस बात की जानकारी रखने वालों को। एक जरा सी प्रश्न जो है वो यूं पूछ ली गई कि गोवंश में नर शामिल है, मादा शामिल है, दोनों शामिल हैं, दोनों नहीं है। और बड़ा सिंपल था कि नर और मादा दोनों शामिल थे। इसमें गाय, बैल, सांड, बछड़े सब के सब शामिल होते हैं, याद रखना है आपको। और आगे बढ़ते हैं। मैंने कल आपको सिखाया था कि धारा 1 और धारा 2 ये हमेशा, धारा 1 उसके क्षेत्र की बात करती है, उसके नाम की बात करती है, और धारा 2 परिभाषाओं की बात करती है। इस कानून में भी ऐसा ही होगा। केवल 9 धाराएं याद करनी है, जिसमें से 2 ऑटोमेटिक सबको याद है। अब धारा 3 में जो बात कही गई है वो कही गई है कि पशु चिकित्सा अधिकारी। तो कैसे याद रखोगे? इस 3 से आप बना लो अधिकारी को। अधिकारी के सामने कोई 3 5 नहीं करता, इसलिए 3 पर होता है अधिकारी। धारा 3 कहती है कि गो पशु या पशु चिकित्सा अधिकारी कौन होगा, उसे लोक सेवक माना जाएगा। इन सब बातों का वर्णन। 4, आप सबने सुना होगा कि 4 कंधों पर जाना है मरने के बाद। मरने को हम वध कहते हैं, हत्या कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। तो बस वही गोवंश के वध की प्रतिषेध या गोवंश को मारने पर रोक लगाई गई है धारा 4 के तहत। पीएससी ने प्रश्न पूछा है कि गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के तहत किसी गाय को या गाय के वंश के किसी पशु को मारने पर रोक लगाई गई है? तो धारा 4 में रोक लगाई गई है। याद रखना है, उसके 4 टुकड़े नहीं करने हैं, उसे मारना नहीं है। तो 4 में है 4 टुकड़े नहीं करना। आजकल होता है ना, ट्रेंड चल रहा है 4 टुकड़े कर दो वाला, वो ड्रम में पैक करने वाला। धारा 5 जो है वो गाय के मांस के खरीदने, बेचने,
विक्रय करने, इन सब चीजों पर रोक लगाती है। तो 3 जो है वो अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, 4 जो है वो उसके वध करने, मृत्यु करने, मारने, काटने पर रोक लगाएगी, 5 जो है गाय के मांस को बेचने, खरीदने आदि सिस्टमों, व्यवस्थाओं पर रोक लगाएगी, 6 जो है उसके ट्रेवलिंग पर, उसके परिवहन पर निषेध करेगी। किसके? गाय को मार करके उसको जो ले जा रहे हैं ना एक स्थान से दूसरे स्थान, उस पर रोक लगाएगी। 4 धाराएं अभी तक बताई हैं, 3 बड़ी सिंपल हैं। गोवंश के लिए को संरक्षण देने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति धारा 3, गाय को मारना 4, गाय के मांस को खरीदना, बेचना, खाना, रखना सब अपराध 5, गाय के मांस को या गो के हत्या करने के बाद उसका परिवहन करना धारा 6। 7 में है कि गौशाला चलाने वाला जो व्यक्ति होगा उसके संस्थापक को गौशाला खोलने का अधिकार है, खोलने की प्रोसेस बताई गई है। 8 में दिया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी लंगड़ी, लूली, टूटी फूटी किसी भी प्रकार से जो गाय है उसको गौशाला में छोड़ता है तो उसका जो अधिकारी है वो उस व्यक्ति से बदले में कुछ पैसे ले सकता है, शुल्क ले सकता है। तो प्रभारी को उद्ग्रहण या अशक्त पशु की देखभाल के लिए गौशाला संचालक उससे शुल्क वसूल करेगा, ये बात लिखी गई है। और धारा 9 कहती है कि 4, 5 और 6 के तहत, 4 में क्या है? गाय की हत्या, 5 में गाय मांस को खाना, बेचना, रखना, और 6 में गाय के वध करने के बाद प्रतिशत उसका परिवहन करना। इन तीनों धाराओं के लिए 9 जो है वो 3 वर्ष की सजा या 10,000 रुपए के जुर्माना या दोनों लगाने की बात करती है। और अब आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि केवल 5 मिनट में हमने ये पूरा कानून पढ़ लिया। गाय का, गोवंश का निषेध अधिनियम 2004 4 ही मिनट में कंप्लीट कर दिया है हमने। 4 मिनट लगी इसको खत्म करने में। मैं टाइम भी नोट कर रहा था क्योंकि मुझे बोलना था कि 2004 में बना ये कानून 4 मिनट में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आलस करने में ये 1 नंबर गवा देते हैं। बड़ा आसान है, बस याद करने का तरीका थोड़ा सा ठीक रखो, एक बार रीड कर लो, मेरी क्लास में बैठ जाओ, दिमाग को संतुलित रखकर। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अब आपका इस टॉपिक से तो प्रश्न गलत नहीं होगा। वो अलग बात है कि मैं आप लोगों को बार बार कमेंट करने को कहता हूं, आप नहीं करते, लेकिन मैं अपना काम जरूर करूंगा, मैं बखूबी आपको ये याद कराऊंगा। 9 धाराएं हैं, आंखें बंद करके आधी रात उठ करके बोल सकता हूं। 1 में नाम है, 2 में परिभाषा, 3 में अधिकारी की नियुक्ति, 4 में गाय के वध का निषेध, 5 में गाय के मांस को रखने पर जो भी मांस से संबंधित, 6 में परिवहन निषेध, 7 में गौशाला खोलने की बात, 8 में जो गौशाला का अधिकारी है वो किसी आशक्त गाय को रखने पर शुल्क वसूल कर सकेगा, और 9 सजा की बात करती है। एग्जाम में बड़ा बेहतरीन प्रश्न पूछा कि कितने वर्ष तक की अधिकतम सजा की बात हो सकती है? 3 वर्ष की बात हो सकती है। कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 10,000। लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि दोनों ऑप्शन, तो सी ऑप्शन था, 3 दोनों, ये आपको याद रखना है। इस साल सरकार ने बहुत इंपॉर्टेंट काम ये किया था कि गो संवर्धन और गो रक्षा वर्ष घोषित किया था 2024-25 को। वो भी एक रीजन था कि इसके प्रश्न आने लगे, और 26 में इसके प्रश्न आएंगे। इस बात का रीजन है कि उन्होंने बजट में अलग से इसके लिए बजट आवंटन किया है। गौशालाएं खोलने के लिए हर एक गाय पर जो 20 रुपए अनुदान दिया जाता था उसको अब 40 रुपए कर दिया गया है। तो यहां से प्रश्न पूछना लाजमी है, क्योंकि हर स्टेज पर हमारे मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि हमने गाय की रक्षा के लिए ये काम किए, ये काम किए। आपकी एग्जाम में भी ये प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलो, मुझे लगता है कि जो मुझे आपको प्रोवाइड कराना था वो कर दिया। आपको कमेंट करना है करो, नहीं करना है मत करो। जिनको वास्तव में ये बात का आभान है कि वो सही चीज पढ़ रहे हैं वो जरूर कमेंट करेंगे। आज एक टॉपिक और कवर करूंगा मैं साथ में। पिछली बार ये टॉपिक पढ़ा दिया है, लेकिन आज थोड़ा एड ऑन करके पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा उसमें जोड़ूंगा। वन अधिकार अधिनियम 2006, क्या बात कर रहे हैं हम?
वन अधिकार अधिनियम 2006। क्या है ये वन अधिकार अधिनियम? राष्ट्रीय स्तर पर देश में अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासियों के लिए वन अधिकारों की मान्यता देने वाला अधिनियम 2006 इसका नाम है। पूरा नाम तो इतना लंबा है जो मैंने बोला है, लेकिन आपको पूछा जाएगा FRA एक्ट। क्या पूछा जाएगा? FRA एक्ट। इसका नाम FRA एक्ट है, वन अधिकार। फॉरेस्ट जो है, F फॉर फॉरेस्ट होता है, R फॉर राइट होता है, वन अधिकार अधिनियम, A फॉर एक्ट होता है। नोडल मंत्रालय इसका जनजातीय मामलों का मंत्रालय जो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। संक्षेप में इसे हम FRA अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम 2006 कहते हैं। ये क्या करता है? तो 1927 में बनाया गया अंग्रेजों द्वारा जो कानून था कि वन जो है वो राज्य की संपत्ति है, वन जो है सरकार की संपत्ति, किसी व्यक्ति की नहीं। उसका उल्टा ये कहता है कि वन व्यक्ति की संपत्ति भी हो सकती है और सरकार उसका अधिकार देता है। वन को राज्य की संपत्ति जहां घोषित किया गया था अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि उनको शोषण करना था, इस अधिनियम ने वन भूमि और उसमें संसाधनों पर कानूनी अधिकार जो है वो जनजातियों को प्रदान किया है। ये रट लेना। इसका निर्माण कब हुआ? 18 दिसंबर और 31 दिसंबर। आप यकीन मानिए कि एमपीपीएससी ने ये प्रश्न तारीख पर पूछ लिया है कि किस तारीख को लागू हुआ। 31 दिसंबर 2006 को लागू हुआ, ये तारीख पूछी एमपीपीएससी ने, ये भी याद रखना है आपको। 2006 इस कानून को लागू किया गया, 31 दिसंबर, साल के आखिरी दिन। ये व्यक्तिगत अधिकारों जिसमें वन भूमि पर रहने, खेती करने, आजीविका के लिए अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि का मालिकाना हक रखने या उसे बेचने, खरीदने, इन सब बातों का वर्णन करता है, इन सब बातों की व्यवस्था करता है। ये कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति वन की भूमि को बेच नहीं सकता, केवल अपने पुत्र को हस्तांतरित कर सकता है, अपने उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है। कार्यान्वयन की प्रक्रिया जो है वो 4 स्तरीय बनाई गई है: ग्राम सभा, उपमंडलीय समिति, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय निगरानी समिति। इसे मैं डिटेल में समझाऊंगा। एमपीपीएससी ने जो दूसरा प्रश्न पूछा वो यहां लिखा हुआ है। ये यूं पूछा था एमपीपीएससी ने कि वन अधिकार अधिनियम के तहत लाभार्थी कौन होगा। ये मैंने एक अलग से पॉइंट जोड़ दिया, लाभार्थी। पहला पॉइंट सुनना ध्यान से, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति केवल, और अब ध्यान रखो एससी कोई सामान्य व्यक्ति, जनरल का व्यक्ति इसका लाभार्थी नहीं हो सकता है। आपको ये याद रखना है। एसटी को मुख्य रूप से जंगलों में रहते हैं, एसटी जो मुख्य रूप से जंगलों में रहते हैं और आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं, ये केवल उनको अधिकार देता है। ध्यान से सुनना, 4 ऑप्शन में एसटी, एससी ऐसे नाम होंगे। अनुसूचित जनजाति, केवल और केवल अनुसूचित जनजाति। और दूसरा पॉइंट क्या है? परंपरागत वन निवासी, पारंपरिक वन निवासी जो लगभग 18 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 75 साल या 3 पीढ़ियों से उस जगह पर रह रहे हैं, उस व्यक्ति को हम कहेंगे परंपरागत या पारंपरिक वन निवासी। 2 लोग इसमें शामिल हैं, एक तो एसटी के वो लोग जो वन में रहते हैं, और एक परंपरागत वन निवासी जो कि 3 पीढ़ी या 75 वर्षों से वहां पर रहते हैं। वो लोग इसका लाभ ले सकते हैं, और कोई इसका लाभ नहीं ले सकता। ये प्रश्न है एमपीपीएससी का। अगले पॉइंट, इसी में चलो अंदर। इसमें अगर किसी को अधिकार चाहिए तो उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया 3 स्तरीय बताई गई है। क्या कहा गया है? देखो, बड़ा आसानी से कहा कि सबसे पहले मान लो कि कोई व्यक्ति दावा करता है कि उसकी जमीन है, तो सबसे पहली स्टेप होगी ग्राम सभा। सबसे पहले दावे ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। ग्राम सभा इन दावों को सत्यापित करेगी कि हाँ ये फलाना इस गांव का निवासी है, फाइल बनाएगी, कहेगी कि इस व्यक्ति इस गांव का निवासी है और फलानी जमीन इस व्यक्ति की है। फिर वो केस जाएगा उपमंडल के पास। कहां जाएगा? उपमंडल स्तरीय समिति के पास, जिसे हम एसडीएलसी कहेंगे। ग्राम सभा का जो प्रस्ताव होगा ये उसकी जांच करती है। और तीसरे नंबर पर आते हैं जिला स्तरीय समिति, डीएलसी कहते हैं। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है
वो डीएलसी को है और इसके द्वारा ही अनुमोदन किया जाएगा कि वो जमीन किसकी है। अब आपको एक बहुत अच्छी बात जो एमपीपीएससी ने पूछी कि अंतिम अधिकार किसके पास में है, डीएलसी मतलब जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी या डीएलसी जिला स्तरीय समिति के पास है। इसके क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा एप्लीकेशन बनाया है, पोर्टल बनाया है, वो पूछा है। वन अधिकार मित्र एप्लीकेशन और वन अधिकार मित्र पोर्टल बनाया है। ये एक एक प्रश्न है, एक एग्जाम में पूछ लिया पोर्टल का नाम, एक एग्जाम में पूछ लिया कि अंतिम अधिकार किसके पास है, एक में पूछ लिया लाभार्थी कौन होगा, एक में पूछ लिया इसकी तारीख क्या है। तो मुझे डर है कि एमपीपीएससी अगली एग्जाम हमारी जो 26 अप्रैल को है उसमें एक प्रश्न ना पूछ ले यहां से, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब आप लोग इसे याद कर ले, ये आपका कर्तव्य है। फिर एक और कर्तव्य है कि आप लोग ये बताएं मुझे कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको सही दिशा दे रहा है या नहीं। लेकिन गलत लोगों से गलत प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे पता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो, उन्हें मतलब है कि उन्हें ये मिल रहा है। चलिए मैं विदा लेता हूं, आप सब लोगों को शुभकामनाएं। आप सब लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े, याद करें, यहां से इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। थैंक यू। सब लोग बहुत शांति से इसे अपनी एक एक पेज का होता है, इसके लिए नोट्स का इंतजार मत करो, फटाक से लिख लिया करो 2 मिनट में। चलिए विदा ले रहा हूं, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।